सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है और नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज का विषय है शिक्षण सूत्र। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, इससे आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है। चलिए सबसे पहले समझते हैं। आज की कक्षा जो है ये तीसरी कक्षा है टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र का मतलब क्या है? तो आप देख सकते हैं कि अनुभवी शिक्षक, मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है ना? और इन्हीं सूत्र रूप में दिए गए अनुभवों को शिक्षण सूत्र कहते हैं। मतलब सीधी बात है कि जो अनुभवी लोग हैं उनके द्वारा दिया गया उनका अनुभव जो बताया गया है, तो वही एक तरह से शिक्षण सूत्र है। तो उन्होंने क्या क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि शिक्षण जो है ना, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। मतलब है कि सबसे पहले सरल प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, सरल सरल ज्ञान विद्यार्थी को देना चाहिए। उसके बाद जटिल ज्ञानों को उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। फिर दूसरा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए ज्ञान। क्या है कि छात्रों को पहले जो वो बातें बतानी चाहिए जिनको छात्रों को पूर्व ज्ञान हो, और उसी के आधार पर फिर नवीन ज्ञान को ज्ञान से रूबरू कराना चाहिए। फिर आगे है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो सबसे पहले छात्र को सरल और मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद फिर अमूर्त मतलब सूक्ष्म तथ्य, सूक्ष्म ज्ञान के बारे में बताना चाहिए। फिर है कि अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित मतलब हुआ कि जो छात्रों की शंकाएं हैं, छात्रों को जिसके बारे में नहीं पता, उन सारे शंकाओं का समाधान जो शिक्षक के द्वारा होना चाहिए। मतलब उन छात्रों को निश्चित करना कर देना चाहिए। फिर है कि विशेष से सामान्य की ओर। तो विशेष से सामान्य की ओर ये जो है आगमनात्मक तर्क के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, पहले छात्रों को सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, और फिर है विशेष से सामान्य की ओर। तो इसमें क्या है, इसको आगमनात्मक तर्क भी कहते हैं। इसमें पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद फिर सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसको आगमनात्मक तर्क भी कहते हैं। फिर आगे है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। फिर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और विश्लेषण और संश्लेषण ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। फिर है पूर्ण से अंश की ओर। ये क्या है कि मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट इन्होंने इसको दिया था, और इनके अनुसार क्या है कि सबसे पहले पूर्ण का ज्ञान होता है, उसके बाद अंशों का ज्ञान होता है। जैसे सबसे पहले हम वृक्ष वृक्ष किसी भी वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष का ज्ञान होता है। उसके बाद फिर सही ढंग से देखते हैं तो उसके तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि का ज्ञान होता है। फिर है कि प्रकृति का अनुसरण। फिर है इंद्रियों का प्रशिक्षण। ये थिंग्स ऑफ सेंस है, और ये मनोवैज्ञानिक मॉन्टेसरी और फ्रोएबेल इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो ये सब, तो इन 5 इंद्रियों को ज्ञान के प्रवेश मार्ग बताया गया है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, इसके मनोवैज्ञानिक का नाम ध्यान रखेंगे, और इंद्रियों का प्रशिक्षण इनका ये शिक्षण सूत्र है। फिर आता है शिक्षण के सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल्स। तो ये 2 प्रकार के हैं, एक सामान्य सिद्धांत है और दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। और सामान्य के अंतर्गत फिर बहुत सारे सिद्धांत आते हैं। वो कौन कौन से? जैसे प्रेरणा का सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत। फिर है कि आप लोग देख सकते हैं रुचि का सिद्धांत, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। देखिए शिक्षण में रुचि तो होनी चाहिए, बिना रुचि के शिक्षण नहीं हो सकता। फिर जीवन के साथ यदि जोड़ करके शिक्षण कराया जाएगा तो वो सबसे प्रभावी शिक्षण हो कहलाता है। फिर निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अब कुछ भी हम सीखेंगे सिखाएंगे तो कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होना ही चाहिए। फिर है व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत। फिर आता है कि चयन का सिद्धांत। आगे आता है योजना का सिद्धांत, निश्चित योजनाबद्ध तरीके से जो शिक्षण होना चाहिए। फिर एक विभाजन का सिद्धांत, मतलब हर एक इकाई को, हर एक विषय को अलग अलग बांट बांट कर पढ़ाना चाहिए। फिर है संशोधन का सिद्धांत, संशोधन का ज्ञान भी होना चाहिए, जैसे बार बार संशोधित करना चाहिए ज्ञान को। फिर है सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत,
नए नए उदाहरण बनाना चाहिए मास्टर जी को। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। तो इस प्रकार से सामान्य सिद्धांत पूरे हो जाते हैं। उसके बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आते हैं। वो भी क्या क्या, वो भी प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत जो पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मनोरंजन का सिद्धांत, मनोरंजन तो होना ही चाहिए। फिर है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत, ये भी जरूरी है शिक्षण में। फिर है रचनात्मकता और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। कुछ पुरस्कार, पुरस्कार राशि, सम्मान वगैरह दे करके उसका रचनात्मकता को और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। फिर है प्रबलन का सिद्धांत। तो देखो, प्रबलन का सिद्धांत में क्या होता है कि छात्रों को पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब कुछ भी अच्छा काम किया तो पुरस्कार पुरस्कार दिया, तो उसी पुरस्कार को देखते हुए जो अन्य क्लास के विद्यार्थी है वो भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा अच्छा करेंगे तो हमको भी पुरस्कार मिलेगा, तो वो लोग भी अच्छा करने लगते हैं। तो इसी चीज को प्रबलन का सिद्धांत कहते हैं। फिर आगे है कि उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। इस प्रकार से जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी सम पूरे हो जाते हैं। फिर आता है अधिगम। अधिगम हमने पहले ही हमने पढ़ चुका है। तो लेकिन इसमें हम कुछ विशेष बातें भी पढ़ेंगे, जैसे शिक्षण एक कार्य है और अधिगम उसकी एक उपलब्धि। मतलब शिक्षण का फल है अधिगम या उपलब्धि, है ना। फिर आगे चलते हैं। आगे है अधिगम की विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो एक दो मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी सब आप खुद से पॉज करके पढ़िएगा। जैसे कि अधिगम का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है। फिर ये अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना, अनुभव को संगठित और परिष्कृत करना। फिर आप पॉज करके पढ़ लीजिए। देख देखो, अधिगम एक क्रियाशील और सृजनात्मक पद्धति है और जीवन पर्यंत चलती है, और ये सार्वभौमिक भी होता है। फिर आगे चलते हैं। आगे है रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे हम। उससे उससे पहले वयस्क शिक्षार्थी और युवा शिक्षार्थी में क्या अंतर होता है ये भी पढ़ते हैं। वयस्क का मतलब है कि जो ज़्यादा जिसके ज़्यादा उम्र वाले शिक्षार्थी, और युवा जो अभी अभी युवक हुआ है, 10-15 साल के विद्यार्थियों में क्या अंतर रहता है। तो कहते हैं कि वयस्क शिक्षार्थी समस्या केंद्रित होते हैं और समस्या का समाधान से रिलेटेड सोचते हैं, और ये विषय केंद्रित, जो विषय दिया जाता है उसी को हूबहू पढ़ते हैं, याद करते हैं। दूसरा है कि वयस्क शिक्षार्थी परिणाम उन्मुख होते हैं और ये भविष्य उन्मुख होते हैं। तीसरा है कि ये आत्मनिर्देशित होता है, ये स्वयं से अपने आप को निर्देश देता है कि मुझे ये करना है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब अच्छा बुरा समझते हैं। और युवा विद्यार्थी क्या है कि अच्छा बुरा नहीं समझते, अपितु जैसे जैसे गाइड किया जाता है वैसे वैसे वो करते हैं। वयस्क क्या है कि नई जानकारी के लिए संदेहवादी होता है। कुछ भी कोई कोई सी भी जानकारी होती है तो उसमें वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको कैसे जाना जा सकता है। और लेकिन युवा विद्यार्थी शिक्षार्थी क्या होता है कि नई जानकारी को सहजता से स्वीकार करता है। जैसा आपने बोला वैसा वो ग्रहण कर लिया, ऐसा युवा होते हैं। और वयस्क क्या होता है, स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन युवा अन्य लोगों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार फिर आगे चलते हैं। आगे जो है आपको देखने को मिलेगा रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो इसके अनुसार क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 5 अंतर संबंधित अवयव होते हैं। मतलब शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया जो एक संपन्न होती है तो उसमें 5 अवयव होते हैं, और जिसको 5E दृष्टिकोण भी कहते हैं। और वो क्या है, ई से एंगेज मतलब है कि संलग्न। मतलब इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। मतलब शिक्षार्थियों को जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान में एंगेज रखना, उसको बना के रखना, संलग्न रखना होता है। फिर अन्वेषण, एक्सप्लोर, इसके अंदर क्या होता है, सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना, कुछ सामान्य अभिज्ञता विकसित होना आदि आते हैं। फिर होता है व्याख्या। तो विषय की व्याख्या करनी होती है, विचार विमर्श व्याख्या आदि आते हैं। फिर विस्तार, एलेबोरेट, इसमें प्राप्त ज्ञान को कहीं और भी लागू किया जा सकता है क्या, इस तरह से विस्तार से सोचा जाता है। और लास्ट में आता है मूल्यांकन, इवेल्यूट। तो इसमें प्राप्त ज्ञान का उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है कि हमने ये ज्ञान जो लिया है, ये ज्ञान जिस
उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये ज्ञान दिया गया, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ, क्या बच्चों में वो अधिगम हुआ या नहीं, ये देखने का काम है मूल्यांकन का। उसके बाद आता है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब शिक्षण एक कार्य है जो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग कहते हैं उनको। तो वो कारक कौन कौन से हैं, तो वही हम अभी पढ़ेंगे। देख लीजिए कि सबसे पहले है यहाँ पे, एक नंबर नीचे है, सबसे पहले है इनका शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता। बिल्कुल है, शैक्षणिक योग्यता यदि अच्छी होगी, यदि यदि अच्छे से वो खुद स्वयं पढ़े होंगे तो अच्छे से वो समझा भी सकते हैं, मतलब ज़्यादा चांस रहता है कि अच्छे से समझा सकते हैं और विषय को अच्छे से बता भी सकते हैं। तो इसीलिए ये भी एक प्रभावित करने वाले कारक है। दूसरा है कि शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, कौशल भी बढ़िया होना चाहिए, तो तभी हम शिक्षण को प्रभावी कर सकते हैं और छात्रों की भी रुचि बनी रहती है तभी। तीसरा कि शिक्षक का अनुभव। अब एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और जितना ज़्यादा अनुभवी शिक्षक होगा उतना ज़्यादा जो है वो अच्छे से जो है पढ़ा पढ़ा पाएगा और शिक्षण को प्रभावी बनाए रखेगा। चौथा है कक्षा का वातावरण। वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। फिर है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। यदि जिसके पास अर्थ होगा, मतलब है कि जो पैसों से संपन्न वाले परिवार होंगे, वो क्या है कि अलग अलग अनेक जो है ढेर सारी पुस्तकें, गाइड जो है बच्चों को दे सकता है, उससे वो किसी मतलब एक विषय का बहुत अच्छे से ज्ञान ले सकता है। लेकिन जिसके पास पैसे की कमी होगी, वो अच्छे से ना ही पुस्तक खरीद पाएगा और ना ही उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोच पाएगा या जान पाएगा। तो इसीलिए आर्थिक कारक भी शिक्षण को प्रभावित करते हैं। फिर है शिक्षण संस्थान की प्रशासनिक नीतियाँ, ये भी प्रभावित करते हैं बिल्कुल। उसके बाद विषय वस्तु जो है, जैसे विविधता होनी चाहिए, उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। तो ऐसा यदि नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, तो भी मतलब शिक्षण को प्रभावित करते हैं। फिर माता पिता की अपेक्षाएं, समाज, तो ये सब है। उसके बाद आता है शिक्षण कौशल, टीचिंग टेक्निक्स। अभी हमने पढ़ा शिक्षण कौशल जो है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो शिक्षण कौशलों पर बल दिया गया है कि कौन कौन से कौशल होते हैं, जैसे लिखित शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण सामग्री का आयोजन करना, पाठ का परिचय देना, प्रश्नों का सही विवरण करना। फिर ये कहते हैं आता है प्रतिपुष्टि प्रबंधन, मतलब रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, इसको हम फीडबैक भी कह सकते हैं, फीडबैक, है ना। फिर व्याख्या करना, तो ये सब कौशल के अंतर्गत आता है। फिर है कि छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना, है ना, श्यामपट्ट या उसका उपयोग करना। उसके बाद सुपर्द नियत कार्य, मतलब असाइनमेंट, तो बिल्कुल घबराए नहीं और हिंदी को भी ध्यान रखें, साथ में इंग्लिश को भी ध्यान रखें। उसके बाद है कि छात्र को सीखने में आने वाली जो समस्या है उसका निदान या उपचारात्मक उपाय बताना, है ना। तो ये सारे कौशल जो है शिक्षण कौशल है, और ये सारे के सारे एक शिक्षक के अंदर मतलब इन सब का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।